हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री जी के पर डे शाम 5 बजे आपके लिए वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो यह जो केमिस्ट्री जी के है इसका 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, या चौथा वीडियो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका फुल डिटेल्ड सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 155 क्वेश्चन है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है, लोहे को कठोर करना है, मजबूत बनाना है, तो उसमें जो है कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है। ठीक है, यानी शुद्ध जो लोहा होता है उसकी जो सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है, वह कम होती है। अतः लोहे को कठोर और मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा को मिलाया जाता है। इस्पात अर्थात जो है स्टील, लोहे तथा कार्बन की जो है मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे नमनीय या फिर जो है तन्यशील धातु क्या होती है। यानी कि सबसे जो है लचीली, सबसे तनावदार जो धातु होती है, ठीक, वह क्या होती है, तो सोना होती है। ठीक है, क्या होती है, सोना, जिसका जो है गुणसूत्र क्या है, Au है। ठीक है, Au। तो एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकिल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि जो है अलौह धातुएं हैं। इनमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना और चांदी जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना, जिसको Au कहते हैं, सबसे अधिक तन्यशील यानी डक्टाइल धातु होती है। क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग जो है यह धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में जो है किया जाता है। टिन धातु के बुश, ठीक है, बुशेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे तन्यशील धातु क्या है, तो सोना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 157 नंबर है कि मैलिएबल के गुण को जो है दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो धातु जो है मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल के गुण को जो है धातु दर्शाता है। इसका अर्थ धातु, ठीक है, इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलेपन से है। सोना में मैलिएबल गुण जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्य तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होना वह गैलियम का काम होता है। तो गैलियम एक जो है धातु है जिसका प्रतीक चिन्ह जो है Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है जो गैलियम होता है। यह सामान्य तापमान में जो है तरल अवस्था में होता है गैलियम। ठीक, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह जो है क्या होती है, चमकदार होती है। उसको धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, जिसे धात्विक चमक भी जो है क्या कहा जाता है। धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है जिसके कारण धातुओं के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ है कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो धातुएं हैं आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं। ठीक है, धातुएं आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुओं को पीट करके उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। इनमें से जो है कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण जो है नहीं है।
तो यह जो है इंडियम पन्नी, ठीक है, इंडियम पन्नी जो है यह आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है, जबकि लिथियम फॉयल, स्वर्णपत्र, चांदी फॉयल ये सभी जो हैं आघात वर्धनीयता के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीडक प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलाने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघात वर्धनीय हैं: सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी आदि, जबकि इंडियम पन्नी जो है आघात वर्धनीय नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर 162, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर जो हैं बेसिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो बेसिक होते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हों। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका जो है क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक, अधातु कक्षीय ताप पर जो है तरल होती है तो ब्रोमीन। ठीक है, अधातु ऐसी अधातु यानी कि ब्रोमीन जो है कक्षीय ताप पर तरल होती हैं। तो ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक वैलार्ड ने की थी। किसने? वैलार्ड ने। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ठीक, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है तो उसको ब्रोमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन यानी Br। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ठीक, कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन डी है ब्रोमीन आपका सही हो जाता है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो है क्या है? एक अधातु है। सौर पैनल में निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? उसको सिलिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन। सौर पैनल में जो है कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन। तो सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्रकाश, ठीक है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग में की जाती है। ठीक, चलिए, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में जो है अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में जो है अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर जो है कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो है आमतौर पर अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड जो है आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, चलिए, उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक यौगिक जो अम्ल यानी कि एसिड और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। 169 प्रश्न है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो है किसे उपधातु यानी कि मेटलॉयड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका जर्मेनियम है यह एक उपधातु है। ठीक, तो जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है तो Ga और As। ठीक है, जर्मेनियम और जो है यहाँ पर गैलेनियम है और आर्सेनिक है। Ga गैलेनियम,
एस आर्सेनिक, ठीक है। इनका प्रयोग जो है सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम और आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक उपधातु है, तो उसका नाम है सिलिकॉन, ठीक है। क्या है? सिलिकॉन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं, जिनमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है, ये उपधातु कहे जाते हैं। तो इनकी संख्या जो है वह कितनी है, तो 7 है। सोना एवं सीसा जो है धातुएं हैं तथा ब्रोमीन अधातु है, ठीक है, ठीक। ब्रोमीन जो है वह क्या है? अधातु है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में जो है क्या होता है? रहता है। को, ठीक है, किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो है क्या है? रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है, तो वह है चालक। क्या है? तो चालक है, ऑप्शन ए, ठीक। अधातुओं में जो है निम्नलिखित गुण होते हैं। धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कौन? अधातु। अधातुओं का घनत्व जो है कम होता है तथा ये भंगुर भी होते हैं और ये हल्के पदार्थ होते हैं। क्या? अधातु। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है और ये धातुओं की तुलना में मंद तथा चमक रहित होती हैं। कौन? जो अधातुएं होती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है, ठीक है। उपधातुओं का गुणधर्म है तो अर्धचालकता जो होता है यह उपधातुओं का गुणधर्म है। उपधातु यानी कि मेटलॉइड में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इसके जो है गुणधर्म इस प्रकार हैं। तो अर्धचालक आमतौर पर ठोस, चमकदार और नाजुक होते हैं। बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातुओं के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो हैं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातुओं में धारा का प्रवाह होता है, ठीक। निम्न में से जो है कौन सा कथन गलत है, तो अधातुएं जो है ऋणायन बनाती हैं, जी हाँ, ठीक है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये भी सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी सही है। अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये गलत है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर होएगा रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत जो 11वां पॉइंट है वह है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां यानी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ही मात्र जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सभी आपको याद रखना है। ऊर्ध्वपातन करने वाली जो क्रियाएं हैं अमोनियम क्लोराइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो बर्फ जो है यह ऊर्ध्वपातन नहीं है, जबकि नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर ये सभी जो हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया से संबंधित हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातन, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस से वह जो है गैस में बदल जाए, ऐसी क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो जो है वह बर्फ को गर्म करेंगे तो जो है क्या बन जाएगी? वो तो द्रव बन जाएगी। ठीक है, वह ठोस से क्या हो जाएगी? द्रव बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है वह गैस नहीं बन रही है, द्रव होने के बाद जो है वह गैस बन सकती है। ठीक है, इसलिए बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल जल से अलग करेगी तो उसका नाम जो है निस्यंदन है। ठीक है, निस्यंदन जल को जो है निस्यंदन विधि द्वारा जल को पंकिल जल से अलग करेगी। तो कीचड़ युक्त जिसको पंकिला कहते हैं, ठीक है, कीचड़ यानी पंकिला जिसमें जो है कमल खिलता है उसको पंकिला कहते हैं। तो जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण जो है नहीं गुजर पाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण। ठीक है, विपरीत परासरण की प्रक्रिया का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है। अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक, इनमें से जो है किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो उसका नाम है रिवर्स परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स परासरण का प्रयोग जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो रिवर्स परासरण यानी कि रिवर्स ओस्मोसिस समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यातव्य है कि परासरण यानी कि ओस्मोसिस विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। ठीक, विलवणीकरण, विलवणीकरण या डिसालिनेशन, ठीक है, क्या है? तो डिसालिनेशन क्या है? तो यह ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। इसको विलवणीकरण कहते हैं। विलवणीकरण यानी डिसालिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को जो है मीठे पानी में बदलने के लिए जो है विलवणीकरण का प्रयोग किया जाता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विघटन कहा जाता है। ठीक है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा जो है एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो है यह ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, ठीक है। जबकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन यह सभी ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं या ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, ठीक। ऊर्ध्वपातन एक भौतिकी प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से जो है किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? तो नौशादर का सूत्र कहते हैं, ठीक है। जो नौशादर है इसका अणु सूत्र क्या है? तो NH4Cl है। NH4Cl है, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है, जो जल में अत्यंत विलेय होता है। इसकी जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला साल अमोनियक, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है, ठीक। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से जो है किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौशादर NH4Cl को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी को, ठीक है, तेल और पानी को। तो तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। सामान्यतः जो है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कोई भी दो चीज़ मिक्स कर दिया जाए तो उसका पता ना चले या अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, वही होता है। जैसे नमक और जल, चीनी और जल, ठीक है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर जो है रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, ठीक। समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिसालिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है क्या? तो जो है आश्वन विधि, ठीक है, आश्वन विधि। समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिसालिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक आश्वन है। आश्वन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को जो है संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो है क्या है? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहलाता है, ठीक है। आश्वन किसे कहते हैं? तो समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो तकनीक है आश्वन है, ठीक है। आश्वन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनाने की जो परिघटना होती गैस से द्रव संघनन कहलाती है, ठीक है। और जो है क्या है कि गैस से अवस्था में परिवर्तित किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस में अगर परिवर्तित हो रही है तो वह वाष्पीकरण कहलाती है। NaCl, ठीक है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो उसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको नौशादर कहते हैं और सामान्य नमक जिसको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट है रसायन विज्ञान परिचय के अंतर्गत 12वां पॉइंट पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन।
निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को नमी जो है क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वह क्या है? तीव्र हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न, एक सतह की घटना है। ठीक है, तो इनमें से जो है एक सतह की घटना है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई द्रव है तो वह वाष्प में बदल जा रहा है तो वही वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण का एक ठीक है, वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण के कारण ही जो है सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, द्रव से गैस अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह वाष्पीकरण कहलाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे पानी से वाष्प का निकलना, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को जो है अलग करते हैं। ठीक है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं यानी फ्रीजिंग कहते हैं। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक जो है प्रायः बराबर होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है विलयन। ठीक है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह क्या है? तो सत्य है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में सत्य है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन होता है। अगला है कि CuCl, ठीक है, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग जो है कैसा होता है? तो नीला हरा होता है। नीला और हरा होता है कॉपर क्लोराइड का जो है जो विलयन है। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। इसका मोलर द्रव्यमान जो है 134.45 ग्राम प्रति मोल तथा गलनांक एवं क्वथनांक क्रमशः 498 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है और 993 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। किसका? कॉपर क्लोराइड का। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। धातव्य है कि कोलाइड
इस एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलायड में जो है विलेय कणों का आकार या व्यास जो है 10 की पावर -9 मीटर तथा 10 की पावर -7 मीटर के मध्य होता है। कोलायड विलयन के उदाहरण हैं दूध, स्याही, रक्त आदि। ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण जो हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको जो है विलयन कहलाते हैं। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को जो है विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। ठीक है। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 12.8%। किसी विलयन में पानी की मात्रा कितनी है? तो 320 ग्राम है। विलायक की मात्रा कितनी है? 47 ग्राम है। तो विलयन में जो है द्रव्यमान प्रतिशत जो है बराबर क्या हो जाएगा? तो 12.8% हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला जाता है। ठीक है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 13.28%। घुलनशील सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा 49 ग्राम है। पानी का द्रव्यमान 320 ग्राम है। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 49 प्लस जो है 320 जो बराबर 369 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता क्या हो जाएगी? तो 49/369 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 13.28%। ठीक। एक विलयन में जो है 320 ग्राम जल में 31 ग्राम क्या है? नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो 8.83%। ठीक है। ऑप्शन ए। ठीक। तो नमक का द्रव्यमान कितना है? 31 ग्राम है। विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 351 ग्राम। 351 से जो है 31 गुणे 100 को भाग दे देंगे, आ जाएगा 8.83 जो है प्रतिशत। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 320 प्लस 32 352 आ जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना। तो यहाँ पर जो है 32/352 गुणे 100 बराबर जो आ जाएगा 9.09% आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए द्रव मास का जो है सांद्रण क्या होगा? ठीक है। तो 25% होगा। कितना होगा? तो 25% होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सलूशन वही है। ठीक है। सलूशन जो 150 था प्लस जो है 50 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है। और किस पर ज्ञात करना है? तो इस 50 पर ज्ञात करना है। तो 50/200 गुणे 100। ठीक है। परसेंट में ज्ञात करना है। तो 50 चौके 100। ठीक है। 25 चौके 100। तो यहाँ पर जो है आपको 25% आ जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। ठीक है। 50 क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। ठीक है। तो यहाँ भी वही आपको करना है। 320 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 356 हो जाएगा। 356 ग्राम हो जाएगा। तो 36/356 गुणे 100 हो जाएगा और जो आएगा आंसर आपका 10.11% आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा?
50 क्वेश्चन देखा, ठीक है, 50 क्वेश्चन देखा केमिस्ट्री का, और यह चौथा वीडियो था। ठीक, यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो जानकारी आपको दी गई वो सभी प्रश्न आए हुए एग्ज़ाम में प्रश्न हैं। ठीक, आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।